हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री मालवा एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जो एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की को लेकर आए हैं। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किन किन प्रश्न में हमें डाउट देखने को मिलने वाले हैं या पीएससी उनके एक से अधिक आंसर देगा। फिर लास्ट में थोड़ी बहुत कट ऑफ की बात भी करेंगे, पर कट ऑफ उतना एक्सपेक्टेड नहीं होगा क्योंकि जब तक इसकी फाइनल आंसर की नहीं आ जाएगी तब तक हम उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को पूरा नहीं मानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए। जल्दी करेंगे, आप ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सही बताऊंगा कहाँ से, क्योंकि मैंने भी एनालिसिस किया है, उसी के बेसिस पे मैं आप इन सब बातों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न था कि ये हम सेट सी को कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। तो इसका राइट आंसर जो था वो था ओडिशा। ठीक है, अब आइए दूसरे आंसर पे चलते हैं हम, दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं हम, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, इसमें कितनी आसान चीज थी, आप गलत करके आए होंगे, कभी करके आए होंगे। तो देखो क्या पूछ रहा था, अल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू की तट से प्रकट होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसने क्या पूछा है, सही नहीं है। फिर दूसरा बोल रहा है, अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर चौथा देखिए, तीसरा छोड़िए, ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्या बोल रहा है, अल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। कभी प्रतिवर्ष घटित होती तो हर साल हमारे यहाँ क्या होता, सूखा पड़ता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है नर्मदा। क्यों है, क्योंकि नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, 13-12 है। वहीं कावेरी की कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर के समथिंग कावेरी की लंबाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 2021 में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तो इसका राइट आंसर है ताऊ केते नामक तूफान जो था वो पश्चिमी उस पर आया था। फिर देखिए अगला देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर क्या था, अरुणाचल प्रदेश। आप सभी को पता है कितना जनसंख्या घनत्व था, लगभग 17 व्यक्ति वर्ग 1 वर्ग किलोमीटर में रहवासी थे वहां पर। फिर अगला आइए, निम्नलिखित में से चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। कभी इसको हम देखते तो देखो, आप एक ही बात पकड़ लेते कि अनाईमुड़ी की क्या है, लगभग 2600 से अधिक है। ठीक है, 2695 के समथिंग। और इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो यहीं पे हम देख लेते हैं कि भैया अनाईमुड़ी हमें सबसे लंबी दिख रही है, थर्ड पहला है, कहीं पे नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट पहचानिए। इसमें क्या बताना था, कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है। कभी आपको एक भी मालूम होती है, सब ताप्ती हमारी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा से निकलती है। थर्ड में यहाँ फर्स्ट दिख रहा था, यहाँ पे फर्स्ट था। ठीक है, उसके बाद आप एक और आते हैं, दामोदर नदी तो सर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो इसका आंसर फोर्थ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, थर्ड वाला, कि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, साबरमती मेवाड़ के पहाड़ियों से निकलती है, ताप्ती सतपुड़ा से, और दामोदर छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3, झारखंड और उड़ीसा से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों का उत्पादन किस राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आगे आइए, आगे है, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा का 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। तो इसका राइट आंसर था सुधा मूर्ति। चर्चाओं में भी चल रही थी, कभी आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम पे आपको सुधा मूर्ति हमेशा दिखती होंगी,
कौन है ये? इन्फोसिस के जो संस्थापक है नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। ठीक है, फिर आगे आइए, आगे हम देखते हैं भारत मध्य प्रदेश के पैरा केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है प्राची यादव। प्राची यादव पैरा केनाइन खिलाड़ी थी जिन्हें पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। आप सभी को इतना भी याद रखना था। फिर अगला आता है निम्नलिखित रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मोटा अनाज के लिए थी, बिल्कुल सही है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी। यह योजना 2023, 24, 25, 26 तक अवधि के लिए है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है, अब आगे आइए 14वें प्रश्न पे हम चलते हैं। 14 प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माज गायन शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ओम प्रकाश शर्मा। इन्हें हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, इसीलिए इनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो उसका राइट आंसर था कल्लईपुड़ी राधा कृष्णन राव। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। वर्ष 2024 में FIDE फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो वो भारतीय खिलाड़ी थे डी गुकेश। ठीक है, अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही है? MPPSC ने प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, इस साल वापस पूछा उन्हें। जियो का यहाँ पर मतलब है जियोग्राफिकल पार्क, और ये यहाँ पर आप सभी को पता है लम्हेटा घाट कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होता? जबलपुर होता। अब आगे आइए, अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम था श्री नारायण मूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। आगे आइए, अगला प्रश्न था विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो आप सभी को पता है हमारे उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई थी। फिर अगला प्रश्न था जनवरी से मार्च 2024 भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में कौन विजयी रहा? तो इसका राइट आंसर था भारत, जो 4-1 से जीता था। आप सभी को पता है भारत ने चौथा टेस्ट में धर्मशाला में जीता था, उसके बाद भारत ने क्या की थी? यह श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। अब देखिए आगे आइए और देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी को पता है 1960s के समथिंग देवास जिले से हमारे यहाँ सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इसका बाद अगला प्रश्न है रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो आप सभी को पता है उर्वरक उद्योग में रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे आइए 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों की गेहूं में कौन सा स्थान है? तो देखिए अधिकतर जो कोचिंग वाले हैं वो द्वितीय मान रहे हैं, कहीं कहीं प्रथम भी माना गया है। तो इस प्रश्न पे अभी हमें डाउट जाएगा 23 प्रश्न पे, तो आप इसे क्लिक करके रखिएगा। ठीक है, इसमें ये दोनों ऑप्शन भी मान सकते हैं, जब फाइनल आंसर शीट आएगी हम उस पर बात करेंगे। फिर देखिए आगे आते हैं, आगे है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रिटेन देश की सहायता से BHEL 1964 में भोपाल में स्थापित किया गया था। फिर अगला प्रश्न था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है? भोपाल। फिर आगे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 2000 ये हो जाता है। फिर आगे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों के साथ भागीदारी में है? कभी आप इसको काटते इसका ऑप्शन, तो बाणसागर हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मध्य थी। भांडेर परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य, राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य। तो सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात राज्य में बनी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ क्या है? एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर क्या होता? सरदार सरोवर परियोजना राइट आंसर होता। अब देखिए आगे आइए, आगे है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी के द्वारा वर्षा होती है। फिर अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो इसका राइट आंसर था बेसाल्ट।
दोस्तों मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए एक बैच लेके आए हैं जिसमें हम मेनली एमपीपीएससी प्री का पढ़ने वाले हैं। यह बैच मैं कुछ इस प्रकार डिज़ाइन कर रहा हूं कि इसमें आपको मैं एमपी कुछ इस लेवल का पढ़ाने वाला हूं कि जैसे आने वाले आपके व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे वहां से 100% प्रश्न बनने वाला है। साथ साथ एमपीपीएससी में जैसे हाल ही में प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न भी आप कवर करेंगे। साथ साथ जो एमपीपीएससी द्वारा RAEO साथ साथ ADA और ADH का एग्ज़ाम कराया जाता है जो कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली होता है, उन बच्चों के लिए भी यह जो कोर्स है हमारा वो लाभदायक सिद्ध होगा। इसको हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि इसमें मैं कुछ अच्छा पढ़ाऊंगा। आप हर एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न हर बार मध्य प्रदेश से पूछने वाले हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछने भी वाले हैं। इसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी प्रदान करूंगा, साथ साथ ऐसा डिटेल में पढ़ाऊंगा जैसा आपने आज तक नहीं पढ़ा हो। तो मेरा मानना है कि आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में रजिस्टर्ड कीजिए तो हम जल्द से जल्द इस कोर्स को लॉन्च कर सकें। ठीक है, अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी तो बेसाल्ट की सहायता से बनती है। फिर अगला देखिए, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1973 है। फिर आगे आइए, विंध्यान स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है भांडेर पठार। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम, ट्यूटर के संस्थापक कौन है? तो जॉर्ज डॉर्सी ट्यूटर के संस्थापक है, इसका राइट आंसर ये था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इमिटेशन गेम किसका मूल रूप है? तो द ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, जो AI की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका मूल रूप है। फिर अगला आता है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो लोग, प्रतिक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ये क्या है? इसके मूल स्तंभ हैं। अब आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? लिंक्डइन था। फिर आगे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है तो मशीन लर्निंग क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। फिर आगे आते हैं, इंटरनेट के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला वर्ड W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका राइट आंसर है। फिर आगे आते हैं, MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो आगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कर्नल कहलाता है। फिर आगे आइए, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट के संदेशों के रूप में आता है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? फिशिंग। फिर देखिए आगे आइए, कुरेंटली क्या है? तो एक प्रकार का यह सर्च इंजन है। कोई सोशल नेटवर्किंग साइट बता रहे हैं पर मेनली यह सर्च इंजन है। 2010 से पहले चलता था, उसके बाद बंद हो चुका है। फिर आगे आइए, पहला G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है वाशिंगटन DC 2008 में अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। फिर देखिए, वैज्ञानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या है जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 25%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर है 18.6%। ठीक है, फिर आगे आते हैं, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, आधे इसका 2% आंसर दे रहे हैं, आधे 5% आंसर दे रहे हैं। इसमें कन्फ्यूजन है, इस पर भी गोला लगा के रखिए, जब PSC ऑफिशियल देगा हम उसमें इसकी बात करेंगे। फिर आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किसके लिए? अब देखिए, यहाँ पर GIS आपको वैसे ही समझ में आ जाता, ज्योग्राफिकल की बात कर रहा है वो, इमेजिंग सैटेलाइट की। तो इसमें क्या है? कृषि से पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने,
प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या था, बी वाला था। अब आगे आइए, अगला है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है। तो इसका राइट आंसर था सी वाला। अब आगे आइए, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत में प्रति व्यक्ति आय कीमतों के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना करने से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। इसका राइट आंसर था बी। अब देखिए आगे आइए, अब हम देखते हैं 48। इसमें है जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। तो हाल ही में से जीआई टैग दिया गया था, तो आप सभी को याद होना था, बालाघाट में इससे इसका उत्पादन किया जाता है। अगला देखिए, अगला वो बोल रहा है कि उत्पादन के हिसाब से मिला दिए तो बुरहानपुर क्या है, किसके लिए फेमस है, केले के लिए। तो थर्ड का फर्स्ट आपको यही देखने को मिलता, सेकंड वाले में केवल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, सेकंड। फिर आगे आइए, नीति आयोग के एचडीजी इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या बताते हैं, आकांक्षी जो स्टेट होते हैं उन्हें 0 से 49, प्रदर्शक को 50 से 64, अग्रणी को 65 से 99 और अचीवर को 100। यानी इसका राइट आंसर क्या था, बी वाला इसका राइट आंसर था। अब देखिए आगे कि मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर धार था। फिर आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो घाटी गांव कहाँ पर, इंदौर में नहीं है, घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ठीक है, अब देखिए कितना पुराना पीएससी होशंगाबाद का नाम नहीं बदला, ऐसा लगता है सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा है ये आदमी। फिर आगे आते हैं हम, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। तो इसका मेनली क्या कहलाता है, कुडगरिया कहीं कहीं कहलाता है ये। कोई कोई आंसर क्या बता रहे हैं, ठोट्या बता रहे हैं, पर अधिकतर क्या है, कुडगरिया ही इसका राइट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, पीएससी देगा जब हम और अच्छे से इसे देख लेंगे। ठीक है, अब आगे आइए, शंकर राव पंडित का संबंध किस विद्या से था। तो ये क्या थे, ख्याल गायकी थे, क्योंकि ये ग्वालियर राजघराने से संबंधित थे और ग्वालियर राजघराना मेनली हम किसके लिए देखते हैं, ख्याल गायकी के लिए ही वह प्रसिद्ध है। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। तो इसमें सही जोड़ी मिलाना है, कौन कहाँ से लड़ा था। तो देखिए कभी आपको एक भी मालूम होता है कि मुराद अली महू से लड़े हैं, तो मुराद अली महू यहाँ लग जाते हैं। फिर राजा बख्तवली आप सभी को पता है सागढ़ से थे, तो थर्ड आ जाता। राजा मर्दन सिंह कहाँ से थे, भानपुर से थे। और दौलत राव कहाँ से थे, नेमावर से थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सेकंड वाले का फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर ए वाला है। अब आगे आइए, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। फिर देखिए आगे आइए, किस ताम्रपाषाण स्थल को बारामहीर का जन्म स्थल कहा जाता है। तो उज्जैन में जो कायथा नामक स्थान है उसे बारामहीर का क्या बोलते हैं, जन्म स्थान कहते हैं। फिर आगे आइए, कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी वाला है, इसकी रचना भवभूति द्वारा नहीं की गई है। फिर आगे आते हैं, कोहावर क्या है। तो कोहावर एक चित्रकला है, भित्ति चित्र, जो वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है यहाँ। फिर आगे आते हैं, यशोवर्मन का सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है। तो इसके बासुल कवि इसके क्या है, रचयिता हैं। फिर आगे आइए, गुहा मंदिरों, गुहा यानी गुफा होता है, गुफा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर है। तो एलोरा में। किस वेद में सभा और स्मृति को पृथक संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है। तो अथर्ववेद में किया गया है, आप सभी को पता है। फिर देखिए, क्षत्रिय वर्णों में उपनयन संस्कार किस मंत्र के संपादन के साथ का प्रावधान है। तो इसमें क्या है, गायत्री मंत्र। अधिकतर गायत्री मंत्र बता रहे हैं, पर पीएससी जो देगा हम उसे मानेंगे, इस पर भी आप डाउट मान के चलिएगा। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। तो आप सभी को पता है ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। फिर अष्टांग योग के अंतर्गत किसके अंतरंग साधना कहा जाता है। तो ये धारणा वाली स्टेप होती है उसे अंतरंग साधना बोला जाता है। फिर आगे आइए, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया गया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था।
फिर अगला प्रश्न है, गांधी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार को बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आगे आते हैं, के एम पढ़नीकर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर है। फिर आगे आते हैं, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फिर आगे आइए, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग के संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है न्याय विभाग से वह संबंधित था। फिर देखिए आगे, बिरहा किस जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो यह कोल जनजाति की महिलाओं का एक लोकप्रिय गीत है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है। फिर आगे आते हैं, भारतीय साहित्य में जनजाति के जीवन को परंपरा में विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो वीर शंकर और रघुनाथ साहा इसमें दिया जाता है। फिर आगे आते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम पे चल रही है? तो तांत्या भील स्वरोजगार योजना चल रही है। ठीक है, बिरसा मुंडा भी है, पर मेन आंसर क्या है उसका? तांत्या भील। इसमें भी कन्फ्यूजन आएगा, ये दोनों भी राइट मान सकते हैं, पर तांत्या भील के नाम से चल रही है वर्तमान मध्य प्रदेश में। फिर जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा प्रकाशन प्रतिष्ठान बान्या की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी। फिर आगे आते हैं, महानायक तांत्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? तो भील से संबंधित है। फिर आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है? तो वह भिलाला जनजाति से संबंधित है। फिर भिम्मा जनजाति के लोग किन जिलों में निवास करते हैं? तो मंडला और डिंडोरी जिले में यहाँ निवास करते हैं। फिर आगे आइए, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ साथ आदिवासी व समाज सेवी भी उत्तर दे सकता है, क्योंकि यह गोंड समाज के लिए इन्होंने उस दौरान बहुत काम किया था। पर 1921 में जब महात्मा गांधी मध्य प्रदेश में आते हैं तो इनसे बोलते हैं कि आप किसमें असहयोग आंदोलन में भाग लीजिए, तो इसलिए उनका स्वतंत्रता सेनानी उसे मुख्य रूप से माना जाएगा। फिर आगे आते हैं, मंडवरा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति द्वारा मंडवरा त्योहार मनाया जाता है। आगे आइए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है मद्रास तथा बनाम चंपक दोराई राजन केस में उन्होंने की थी। देखिए इसमें यही है मद्रास वाला राइट आंसर, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन सही कौन सा नहीं है? मेनली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विधि आयोग। विधि आयोग का इसमें कोई काम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पहला वाला, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इसका सब निर्धारण करती है। फिर आगे आइए, संविधान में कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन पर होती है, ऐसा संशोधन जो 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? डी था। फिर आगे आइए, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। फिर आगे आइए, इसका राइट आंसर क्या है? कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने में महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही है। फिर महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर केवल एक है। फिर आगे आते हैं, पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारी किस सूची में दी गई है? तो आप सभी को पता है 11वीं सूची में दी गई है, 29 विषय हैं इसके। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 61 बताता है। फिर आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। तो इसका राइट आंसर सी था। फिर अगला है, के मुंशी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है प्रारूप समिति से के मुंशी संबंधित थे। फिर आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर करते हैं। फिर देखिए आगे,
मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 में ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? तो डाउन सिंड्रोम वो विकार है। फिर अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दी गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें क्या है, अन्नपूर्णा योजना इसके अंतर्गत नहीं है। फिर आगे आते हैं, किस दाल के लगातार सेवन करने से लेथाराइज्म रोग होता है? तो खेसारी दाल के उपयोग से होता है। फिर देखिए 94, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो 1974 में किया था। फिर आगे आइए, एसडीजी इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर था बी वाला। ठीक है, सॉरी बी वाला नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है? कोई गरीब नहीं, कोई भुखमरी नहीं सोएगा, और नवाचार और उद्योगी के बारे में वो बात करता था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु तथा फ्लेजेलेट्स करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? अपघटक यानी डिकम्पोजर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न था, ओजोन परत की मोटाई को किस में नापते हैं? तो डॉप्सन इकाई में नापते हैं। अगला है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। फिर आगे आइए, मंगल ग्रह पर भारत ने सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया था? तो 2013 में लॉन्च किया था। फिर देखिए आगे आइए, वर्ष 2017 में इसरो ने किस सैटेलाइट के लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की थी? तो इसका राइट आंसर है PSLV C57। ठीक है, तो ये हमने MPPSC द्वारा आज आयोजित किए गए पेपर के पूरे आंसर देखे। किसी में हमें डाउट था उसकी भी हमने बात की, पर अब जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ मेन, आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कोर्स हम लेके आए हैं वो आप किसी भी एग्ज़ाम पढ़ लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वह व्यापम का हो, MPPSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आप रटते फिरते हैं वो रटने वाली पूरी कहानी में समाप्त कर दूंगा इस बैच में। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।